फिर अपने को कोई आके इस प्रकार की बात कह के जाता है कि हमने तो किया ही क्या था, भारत ने तो किया ही क्या था। बाटा बाटा उकेर रखा आपने। वास्तव में गजब इंटेलिजेंट लोग थे वो। भारत के इतिहास के साथ या राजस्थान के इतिहास के साथ हमारे सबसे बड़ा खिलवाड़ तो यह है कि हमें केवल मध्यकाल में फंसा लिया गया। हमारा एंशियंट बहुत उज्जवल है, जिसको हम जानते भी नहीं है कि उसमें क्या था क्या नहीं था। कारण कंटिन्यूटी टूट गई, निरंतरता टूट गई। हमें मिडिवल की कहानियां पता है फिर भी थोड़ी बहुत, अकबर के टाइम में क्या हुआ, महाराणा प्रताप ने क्या किया, सांगा का क्या क्या। हमें नहीं पता कि मालवों और सीवियों के साथ में क्या हुआ था। हमें नहीं पता कि योद्धे जनपद वालों का क्या हुआ था, अर्जुनाइन वाले कैसे रहते थे। वो कहानियां हमें याद नहीं है। डिसकंटिन्यूटी है सिविलाइजेशन के अंदर, और इसलिए हम भूल ही गए कि वो लोग कैसे थे, क्या करके गए थे, क्या नहीं किया था। अभी जोधपुर में किसी एक सेमिनार में बोल रहा था कि मालवों ने भीलवाड़ा में एक षष्ठी रात्र यज्ञ का आयोजन किया। एक षष्ठी मतलब 61 रातों तक यज्ञ किया। अब तो नहीं होते वैसे यज्ञ, उन्होंने किया इसका मतलब होते होंगे उस समय। 61 ही क्यों? क्या 61 का क्या महत्व था? यज्ञ क्यों, उसका क्या महत्व था? 61 दिन कहां से कहां तक है, उन्हीं दिनों में क्यों, आगे पीछे क्यों नहीं किया? वो जब दिन देखते हैं तो उनमें नवरात्रे, दशहरा, दीपावली सब आ रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे। बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो विस्मृत हुई है। अभी बॉम्बे था किसी में, तो किसी ने पूछा यूं, भाई राजस्थान में इतने युद्ध हुए तो युद्धों के देवता कौन थे? क्योंकि तमिलनाडु में युद्धों के देवता मुरुगन, कार्तिकेय, स्कंद माने गए। हमारे भी थे वही कार्तिकेय। क्या एग्जाम्पल आपके पास कार्तिकेय की पूजा करते हैं? योद्धे जनपद पूरा पड़ा हमारा, योद्धे के जो भी सिक्के मिलते हैं उन पे कार्तिकेय है, वो कार्तिकेय की पूजा कर रहे थे। हमें नहीं पता कि योद्धियों ने कहां कहां राज किया था, कितने इलाके में राज किया था। पता भी है तो किताबों में बंद पड़ा है कि बहुधानिक योद्धे जनपद था। बहुधानिक रोहतक को कहते थे हरियाणा में, इसका मतलब रोहतक से लगे पंजाब और राजस्थान का ऊपर वाला इलाका पूरा योद्धे जनपद के अंदर आया करता था। इवन योद्धियों के सिक्के भरतपुर तक से मिल जाते हैं। रंग महल में वैसी वैसी सभ्यता मिल रही थी योद्धियों की। रुद्र दामन का गिरनार अभिलेख चीख चीख के कहता है कि क्षत्रियों में जो वीर के समान उन योद्धियों को मैंने हरा दिया है। जीतने वाला भी हमारी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो रहे होंगे। उन योद्धियों ने कुषाणों को पीट पाट के पंजाब से उधर ही रखा, राजस्थान की तरफ नहीं धकेलने दिया था उनको। उन योद्धियों ने कार्तिकेय की पूजा की। हम तो कार्तिकेय के बारे में कुछ ही नहीं जानते। उन्हीं कार्तिकेय की पत्नी थी षष्ठी। आज भी बच्चों की छठी पूछते हैं, छोटा बच्चा होता है उसकी छठी की पूजा की जाती है, छठी वही है। आज भी हम किसी को चैलेंज करते हैं तो कहते हैं तेरे को छठी का दूध याद दिला दूंगा। कौन है वो छठी, कौन है वो षष्ठी, कौन है वो कार्तिक के, क्या संबंध था हमारा उनसे? उन कहानियों की डिसकंटिन्यूटी, उस सिविलाइजेशन की डिसकंटिन्यूटी, उस आर्किटेक्चर की डिसकंटिन्यूटी, बहुत कुछ खोया है। फिर लोग कहते हैं हिस्ट्री क्यों पढ़ लेनी चाहिए? वही है जिसके आधार पर भविष्य बन सकता है, वही है जिस पर वर्तमान टिका हुआ है। जो सभ्यताएं, जो लोग अपने अतीत को भूलते हैं, अपने इतिहास को भूलते हैं, उनके जिम्मे फिर कुछ ही नहीं आता। वो बड़े डीरूटेड लोग होते हैं, ऊपर ऊपर फ्लोट करने वाले से, जिनको कुछ ही नहीं पता होता। हमारे साथ वही हुआ एग्जैक्टली। हमारा थोड़ा बहुत इतिहास का जो डिस्कशन भी है वो ले जाके राजाओं की लड़ाई पर समाप्त हो जाता है, मिडिवल की लड़ाई पर ले जाके समाप्त कर देते हैं। उस एंशिएंट के बारे में कुछ ही नहीं पता। तो भलाओ गोरों का जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो खोज गए, इसलिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तो बातें कर रहे हैं। कम से कम हम तो उससे पीछे के हैं। और जब तक उस इतिहास को पीछे जाके टटोलेंगे नहीं, तब तक अपना तो कैलेंडर ही सही नहीं बैठ रहा कि उस कैलेंडर को कैसे बिठाए। हम कहते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो में तो हम पक्के ईंटों के मकान बना रहे थे। हम कहते हैं विक्रमी कैलेंडर हमारा 57 बीसी में शुरू हो गया था, और जो विक्रमादित्य परमार ने शुरू किया था। पूरी एंशिएंट में विक्रमादित्य परमार का तो नाम ही नहीं आता। एंशिएंट पढ़ी आपने, नरेंद्र सर ने पढ़ाई आपको, महीना लगाया होगा पूरा पढ़ाने में, एक पूरा रजिस्टर भरवाया होगा, तो बताओ उसमें विक्रमादित्य परमार कहां है? अच्छा, आप कहते हो कि हमें पता ही नहीं चल रहा वो राजा कहां हुआ, और हम उस कैलेंडर को 2082 साल बीत गए,
उसके आधार पे आज भी शादी ब्याह कर रहे हैं। आज भी किसी को शादी ब्याह करने साहब पीपल पूर्णिमा का है, फुलेरा दूज का है, आखा तीज का है, सरली सात्यों का है, क्या है ये? पीपल पूर्णिमा कौन से कैलेंडर में आती है? सब विक्रमी संवत में। कौन था वो विक्रम? कि विक्रमादित्य परमार था। कहां का राजा था? उज्जैन का। तुम्हारी हिस्ट्री में कहां है? पता नहीं, कोई जानकारी नहीं है। इतने हमलों के बावजूद, दो अलग सभ्यताओं के राज करने के बावजूद, इस्लाम और ईसाई दो अलग सभ्यताएं आई जिन्होंने यहां पे राज किया, उन्होंने अपने कल्चर लगाने की कोशिश की होगी, उसके बावजूद लोगों ने कैलेंडर नहीं छोड़ा। होली दिवाली उसी के अनुसार मनाते रहे। वो कैलेंडर जो साल भर पहले बता देता है कि सूर्य ग्रहण कब आएगा, चंद्र ग्रहण कब आएगा, कब पृथ्वी की गति कहां पर जाएगी, वो पहले से सेट करके रखता था। इतनी तिथि को ये होगा, इतनी तिथि को ये होगा, ये शुभ तिथियां होगी, इन पे ब्याह कर सकते हो और इन पे ब्याह नहीं कर सकते। जो पहले से घोषणा करके रखता है, उस व्यक्ति को हम जानते ही नहीं है। आज भी कोई हमारे में से बहुत सच बोलता हो, हम फट उसको कह देते हैं, अरे राजा हरिश्चंद्र बनता है क्या? कहते हैं कौन थे हरिश्चंद्र, कब पैदा हुए, कहां उनका राज की टाइमलाइन क्या है, कुछ ही नहीं पता। आज भी हम कहते साहब गोपीचंद भर्तृहरि नाम के दो बहुत बड़े संत हुए, उन विक्रमादित्य परमार के बहुत बड़े भाई भर्तृहरि थे। पूरे बाबा भर्तृ का मेला लगाते हैं, पूरा पूर्वी राजस्थान नहीं, उधर का पूरा पूरा पूर्वी भारत तक उसके रंग में रंग जाता है। पूरी एंशिएंट में भर्तृहरि का तो नाम ही नहीं आया। उनका नीति शतक, उनका श्रृंगार शतक, उनका वैराग्य शतक, उनकी तो चर्चा ही नहीं हुई। हिस्ट्री बड़ा उज्जवल पक्ष है अपना। आज नहीं भारत कल ढूंढेगा, कल नहीं तो परसों ढूंढेगा। और जब तक उस एंशिएंट को नहीं ढूंढ पाएंगे, तब तक हम इसी प्रकार की पीढ़ियां तैयार करेंगे जिनको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी प्रकार का। हम बड़े यूं उथले उथले से लोग हो गए जिनमें यूं कॉन्फिडेंस वापरता ही नहीं है। और हमें लगता है यार, फिर अपने को कोई आके इस प्रकार की बात कह के जाता है कि हमने तो किया ही क्या था, भारत ने तो किया ही क्या था। केवल आबानेरी की चांद बावड़ी देख ली जाए क्या किया था, कब बना के गए, तुमको तो ये भी नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्टली कौन से राजा ने कब बनाई थी। मैं अभी न्यू ईयर पे कर्नाटक था, होयसल वंश के दो मंदिर देखे, होयसलेश्वर मंदिर और चन्नाकेश्वर टेम्पल। दिमाग खराब हो जाता है। उन मंदिरों को देखने के बाद में समझ में आता है कि अच्छा ये है क्या, ये अर्ध मंडप, ये नंदी मंडप, ये सभा मंडप, ये प्रदक्षिणा पथ, ये गर्भगृह, ये अंदर पूरा पूरा यूं दालान का दालान पड़ा। आप यहां से घुसना शुरू करते हो, मंदिर 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 मंदिर, दीवार का एक कोना थोड़ी छोड़ दिया जिस पर उन्होंने मूर्ति नहीं बना दी हो। चारों तरफ मूर्तियां मूर्तियां मूर्तियां। साउथ में सारे मंदिर सेब पड़े हैं क्योंकि अटैक ज्यादा नॉर्थ पर हुए, हमारे वाले टूट गए। कोई देखे केराडू के उन टेम्पल्स को, कोई जाके देख ले अर्थुणा के बांसवाड़ा के अंदर टेम्पल्स को, चीख चीख के कहते हैं कि सभ्यता क्या थी। ये तो मिडिवल है, किले तो मिडिवल के हैं। जब मिडिवल में हम ऐसा किला बना गए, सुदृढ़ किला बना गए जो अभी तक गिरने का नाम नहीं ले रहा, तो इससे भी 1000 साल पहले तो भगवान जाने हम और क्या कर रहे थे। पर सभ्यताओं का ऐसा विनाश किया, दुनिया के तमाम लोग अपने सभ्यताओं को खोजते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। हम वे लोग जो हमारी सभ्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या करना है हिस्ट्री पढ़ के, क्यों पढ़ना है? वो नहीं पढ़ी इसलिए अब भी कुछ नहीं कर पा रहे। वो पढ़े, कम से कम ये तो रिसर्च किया जाए कि भाई साहब ये कैसे बनाए थे। कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि ऊपर से काटना शुरू करे, मंदिर को नीचे तक लेके जाए? कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि पहले तो छत बनाए और बाद में दीवार बनाए? हम तो उल्टे बना रहे हैं, पहले दीवार है फिर उसके ऊपर छत है, उन्होंने पहले छत है फिर दीवार है। ऐसे कैसे सोचता है? एक ही पत्थर को काट कूट के सब बना लिया। एक किसी एक कारीगर को कहा गया एक ये पहाड़ खड़ा है, खड़ा है, अब तू जाने तेरा काम जाने, और उसने छील दिया उस पहाड़ को। उसने कहा मैं बना लूंगा इसकी दीवार। काटा है पता नहीं कितने दिनों तक, कट 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 कट, और काटा नहीं है। उसने कहा काटते समय यहां पर भी, कटते समय भी मूर्तियां, गणेश जी बनेंगे, या कार्तिकेय बनेंगे, विष्णु बनेंगे, या राम जी बनेंगे, तो उन दीवारों पे भी मूर्तियां बनाता हुआ जाऊंगा। एक मिस्त्री से तो हुआ नहीं होगा, इसका मतलब 1000 लोगों ने मिलकर किया होगा। इसका मतलब 1000 लोग सेम प्रकार से दिमाग लगा रहे थे कि सबकी मूर्तियों की साइज एक जैसी है। कोई तो शिक्षा देता होगा इसी प्रकार लिखना है। आप कहते हो सबके नोट्स एक जैसे हैं, तो किसी ने एक जैसे लिखवाए तब एक जैसे हैं, उनके नोट्स भी एक जैसे रहे होंगे, तभी सारा एक प्रकार की बातें कर रहे थे। ये बड़ी गजब चीजें हैं। तो जैसलमेर किले के बारे में एक दोहा है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अरगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियान, सिरेगढ़ जैसलमेर। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, या तो दिल्ली में गढ़ या आगरे में गढ़, अरगढ़ बीकानेर, और गढ़ कहां पर है? बीकानेर।
तो भलो चिणायो भाटियान, भाटियों ने बहुत अच्छा सा बनवाया, सिरेगढ़ जैसलमेर, एकदम सीमा पे जाके कौन सा गढ़ बनवा दिया। वो खबरें आती गिर सकता था, हमारे एक सीनियर थे, वो बैठे बैठे दो हाथ चेंज करते, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरोन, अरगढ़ बीकानेर, कोई चंदो करो भाटियान दुड़ है जैसलमेर। कि भाटियों चंदा कर लो, जैसलमेर क्या होने वाला है, दुड़ना। दुड़ना मतलब, पर भाई साहब किला गिरा। इस बार बारिश में एक दीवार गिरी है थोड़ी, अभी जो लास्ट बारिश निकली थी उसमें एक दीवार का थोड़ा हिस्सा जरूर गिरा है, बाकी किला अभी तक तो खड़ा है, किसी प्रकार का गिरा नहीं। पर बड़ी सोचने वाली और समझने वाली बात है, 900 साल हो जाएंगे इस किले को 2055 में, तो आप 30 साल पहले मान लो, मतलब 870 साल हो गए। 870 साल का तो जैसलमेर है। रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ का तो हमें पता भी नहीं है कब के हैं, एग्जैक्टली हम पता ही नहीं लगा पा रहे कि कब बने थे किले। 1000 1200 8वीं शताब्दी से मानते हैं तो भी 21वीं चल रही है, 1300 साल हुए हैं। चित्तौड़गढ़ वाला और पुराना जा रहा है, मतलब 1200 साल से इमारतें खड़ी है, और खड़ी है, पड़ी नहीं। यहां मकान बनवाते हैं, मैंने फ्लैट लिया, उसमें खूब सारा इंटीरियर करवाया, फिर उसमें 2-3 महीने बाद में एक दीवार पे पानी 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 सा दिखने लगा। मैंने बोला कि कहा इनको, कह ये क्या है, कि तो सीलन आ रही है। मैं दिख तो मेरे को भी गई है ना, ये सीलन है। तो क्यों है, आपके पीछे बाथरूम है इसलिए सीलन आती है। तो ऐसा कौन सा घर है जिसमें बाथरूम नहीं है, सब जगह होंगे वो, तो ऐसे थोड़ी होता है सीलन आती है, ये तो आएगी। कोई इसका इलाज, कोई इलाज नहीं, गिरता है उसका वो सीमेंट जो भी लगाई हुई हो, गिरने लगेगा अपने आप में। इतनी किताबें पढ़ने के बाद, इतनी टेक्नोलॉजी यूज में लेने के बाद भी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन पहले वालों ने बिना किताबों के कौन सी टेक्नोलॉजी अपना ली थी। कितने मार्वलस आर्किटेक्चर खड़ा करके गए, अपने से तो वैसा आप बन ही नहीं रहा। बनना छोड़िए, अपने ये भी नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने बनाया कैसे। और नरेंद्र सर जो एंशियंट पढ़ाते हैं, एंशियंट में वो जो टेंपल बताते हैं वर्धेश्वर वाले साहब, उसका ऊपर का जो शिखर रखा हुआ है वो अलग से रखा उन्होंने ले जाके, जो विमान था अलग से रखा। इतना मोटा भाटा नीचे से उठा के लेके गए। आप तो जाना, प्लीज जाना कभी, नागदा वाले मंदिर देख के आना आपने। नागदा अपने उदयपुर के पास में नागदा, जहां पे एक सास बहू का मंदिर है, जो नॉन परफॉर्मिंग टेम्पल है, मतलब कोई पूजा वूजा नहीं होती। आप जाना आना भले, सीधे मंदिर के अंदर घुसना न, वहां कोई ज्यादा यूं सरकार की तरफ से कुछ है, सिंपल है, जाके देख के आ जाना आप, टिकट विकट भी कुछ भी नहीं। एकलिंग जी वाला देख के ना, एकलिंग जी परफॉर्मिंग टेम्पल है, भीड़ मिलेगी आपको थोड़ी, एकलिंग जी वाला देख के ना। और देखो यार कैसे भाटे जोड़ रखे हैं उन्होंने, तो सीमेंट चुना कुछ ही नहीं है उनमें, इंटरलॉकिंग सिस्टम से पत्थर में पत्थर जोड़ रखा है। और न केवल जोड़े हैं बल्कि हर पत्थर पे कहानी है। आपने 4 पत्थर ऐसे लगाए हैं दरवाजे के अंदर, 4 अलग अलग पत्थर आप यूं जोड़ते हुए और उसका दरवाजा बना रहे हो, ऊपर कुछ बना रहे हो। रामायण की कहानी चल रही है। और चारों पर एक जैसी, यहां पे कोई राम जी की कुछ कहानियां हैं, फिर आगे उसकी कंटिन्यू करती हुई और कहानियां हैं, फिर आगे कहानी, मतलब चित्र है। कहानी का मतलब लिखा हुआ नहीं है, बना रखा आपने कि राम जी वनवास जा रहे हैं, पीछे अयोध्या के लोग हैं, राम जी आगे पहुंचे हैं, उनसे मिलने के लिए फलाने ऋषि आए हैं, अब आगे गए, अब आगे गए।